देखा जाए तो आंशिक वाष्प दाब के लिए दोनों ग्राफ को हम लोग क्या किए थे, एक साथ खींचे थे। ठीक है, यानी कि ए के आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ और बी के आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ हम लोग खींचे थे नहीं, और उसी के मदद से हम लोग विलयन के वाष्प दाब का भी ग्राफ खींचे थे। ठीक है, पीएस का फॉर्मूला आया था हम लोग को, पीएस का फॉर्मूला था पीए प्लस पीबी नहीं, जहां पर पीए का फॉर्मूला था पी जीरो ए एक्स ए और पीबी का फॉर्मूला था पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है, हम वहां पर पी जीरो ए का मान 5 मान लिए थे और पी जीरो बी का मान 7 मान लिए थे नहीं, और एक्स ए का जब वैल्यू हम रखते गए नहीं तो हम देखें कि जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा था। कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग। बस में आ रहा है, हम लोग इस ग्राफ में माने हुए थे, हम लोग इस ग्राफ में माने हुए थे कि बी का वाष्प दाब ज्यादा है और ए का वाष्प दाब कम है। इतना में दिक्कत है, ध्यान रखना है। अब इसमें कंसंट्रेट कीजिए, जैसे कि देखिए इसको जितना ही केमिस्ट्री समझ के पढ़ेंगे ना ये उतना ही भारी लगेगा, इसको जितना ही समझ के पढ़ेंगे कि नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल बात समझ के पढ़ेंगे ये उतना ही आसान लगेगा। बस मेरा है, जैसे इसमें कुछ भी है नहीं, जैसे कि अभिनंदन नहीं, क्या नाम था, कोई किसी गार्जियन अभी आए थे नहीं, रामाकांत या ऐसा कुछ नाम था, रामाशंकर। हाँ, कौन है रामाशंकर, खड़ा होइए, बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, हैं? अब देखिए मेरे सामने बोलिए कुछ दिक्कत नहीं है, गार्जियन के सामने बोलिए कि दिक्कत हो रहा है, हैं? बैठिए। जैसे किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ऑप्शन क्या है, गार्जियन को बताना ऑप्शन नहीं है। गार्जियन जो है वो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं सकते हैं, वो आपकी दिक्कत को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको हड्डी में दर्द है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा नहीं, और उस डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि कहाँ दर्द है। ठीक है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में दिक्कत है तो केमिस्ट्री के टीचर के पास जाना पड़ेगा नहीं, और बताना पड़ेगा किस पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, तो उस पॉइंट को डील किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो किसी बच्चे को दिक्कत है तो हम क्या क्लास में पूछने से मना किए हैं? अगर क्लास में पूछने से मना किए होते, सिर्फ पढ़ाने पे कंसंट्रेट करते तो बहुत खींच दिए रहते। बस में रहे, हम हर चीज को रिलैक्स फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। आपको ऑफिस में आके पूछते हैं तो ऑफिस में आके पूछने से मना किया गया है क्या? नहीं, आप ऑफिस में भी आके पूछ सकते हैं। तो कोई बात नहीं समझ में आ रही है, क्लास से पूछिए, नहीं समझ में आ रही है ऑफिस से पूछिए, कैसे भी करके अपना दिक्कत दूर कीजिए, पहला। दूसरा कि अगर आपको कोई भी बात, जैसे आज का क्लास पढ़ा है तो आज का क्लास अगर नहीं समझ में आया तो आज के क्लास में कौन कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई उसको पूछिए तुरंत जाकर। अगर क्लास में नहीं पूछ पाते हैं तो तुरंत उसका जाके उपाय वहां पर पूछिए कि सर आज के क्लास में हमको ये बात समझ में नहीं आई। उसको लादिए मत, इकट्ठा मत कीजिए। इकट्ठा कीजिएगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, भारी होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इकट्ठा मत कीजिए, जो भी आपको भारी लगता है उसको उठा के मेरे ऊपर डाल दीजिए, नहीं हम उसको उसका उपाय बताएंगे कि ये कैसे आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज मत कीजिएगा। आपको वो भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, पूछने में कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, चलिए। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आप विलियन में पढ़ क्या रहे हैं, वाष्प दाब। द्रव्य के वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। दो गो द्रव्य मिला दिए ए और बी, तो ए और बी का जो कुल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ए का आंशिक वाष्प दाब बी का आंशिक वाष्प दाब को जोड़ के निकल जाएगा। ए के आंशिक वाष्प दाब निकालने का फॉर्मूला तो पी जीरो एक्स से, बी के आंशिक वाष्प दाब निकालने का फॉर्मूला पी जीरो बी एक्स बी। कहाँ इसमें भारी है? नहीं, इसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। चलिए, तो हम लोग कल इसके बारे में बता दिए थे आपको नहीं कि आंशिक वाष्प दाब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए ही हम लोग को डाल्टन का फॉर्मूला आया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो समझा जाए। देखो तो यहां से आप एक बर्तन लिए थे, इससे एक स्केल आप लगा दिए, ये आपका स्केल हो गया। नहीं, अब इसमें आपका ए और बी है। ए जो है ये भी द्रव्य है और जो बी है वो भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको हीट किए तो हीट करने पर वेपर बना,
ये वेपर इस नली के द्वारा इस स्केल पर गया और इस स्केल पर प्रेशर लगाया, जब धक्का मारेगा तो स्केल ऊपर गया, मान लो कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो मान लो कि यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना आ गया 3 एटीएम का। तो ये 3 एटीएम जो है ये कुल दाब है। ये कितना है? कुल दाब, यानी कि टोटल प्रेशर है ये। अब अगर ये टोटल प्रेशर है बाबू, 3 एटीएम आपका कुल दाब है, नहीं तो इसमें कुछ हिस्सा ए लगाया होगा और कुछ हिस्सा कौन लगाया होगा? बी, क्योंकि ए भी द्रव्य है और बी भी द्रव्य है। आप हीट किए तो ए का भी वाष्प बना, बी का भी वाष्प बना, नहीं तो यहां पर स्केल पर ए का भी वाष्प धक्का लगाया होगा और बी का भी वाष्प धक्का लगाया होगा। तो टोटल प्रेशर 3 एटीएम आया। इस 3 एटीएम में कुछ हिस्सा ए लगाया होगा जिसको हम पीए लिखे हुए हैं, और कुछ हिस्सा कौन लगाया होगा? पीबी, जिसको हम लोग पीबी लिखे हुए हैं। इतना में दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जो था इसी को हम लोग बोलते थे ए का आंशिक वाष्प दाब, इसको बोलते हैं बी का आंशिक वाष्प दाब। नहीं तो अकॉर्डिंग टू राउल्स एक फॉर्मूला आप पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स के अनुसार आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला आप पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? पीए बराबर P0A एक्स से, यही फॉर्मूला पढ़े। और पीबी का फॉर्मूला पढ़ लिए आप, पीबी बराबर एक्स बी, ये राउल्ट साहब ने बताया। नहीं, आंशिक वाष्प दाब निकालने का सूत्र ध्यान रखना है। चलो अब आंशिक वाष्प दाब के लिए ही डाल्टन का फॉर्मूला आया। नहीं यानी हम यहां लिख रहे हैं आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन्स का सूत्र। चलो तो अगर आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन का नियम चेक किया जाए तो आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन का नियम क्या है, थोड़ा इसको समझो। देखो तो डाल्टन साहब ने हमको फॉर्मूला दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी ए का अगर आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो पी ए बराबर आप लिख सकते हैं पी एस एक्स डैश ए। क्या लिखेंगे? पी ए बराबर पी एस एक्स डैश ए, ध्यान रखना है। एंड तथा पीबी बराबर पी एस एक्स डैश बी हम लोग लिखेंगे। नहीं ये एक नया फॉर्मूला आया। चलो अब इसमें सबका मतलब समझ लें। जैसे हम लोग को यहाँ पर पी ए लिखा हुआ है, तो अगले पेज में आ जाए। देखो तो हम लोगों को डाल्टन के अनुसार अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार देखें तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। हम लोग का फॉर्मूला आया पी ए बराबर पी एस एक्स डैश ए। नहीं इसमें जो पीए लिखा हुआ है, इस पीए का मतलब तो पहले से हम जानते हैं, ए का आंशिक वाष्प दाब। इसका मतलब क्या है? ए का आंशिक वाष्प दाब लिख दिए। चलो यहां पर पीएस जो है ये क्या है? कुल दाब। ये क्या है हमारा? कुल दाब। पीएस जो है वो कुल दाब है। और एक्स डैश ए, अब इसके पहले हम लिखते थे सिर्फ एक्स ए, अब यहां पर लिख रहे हैं एक्स डैश ए। तो जैसे ही एक्स पर डैश आ जाए और ये आ जाए तो इसका मतलब होता है ए का मोल अंश, ए का मोल अंश वाष्प अवस्था में, ए का मोल अंश वाष्प अवस्था में, ध्यान रखना है। ठीक सेम एज अगर हम पीबी की बात कर रहे थे, जो पीबी के लिए फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, वो क्या लिखे थे? सोचो, पीबी बराबर पी एस एक्स डैश बी। तो फिर तो वही मतलब है, यहां पर पीबी का मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब, बी का आंशिक वाष्प दाब। चलो अब पी एस कुल दाब और एक्स डैश बी क्या हुआ? बी का मोल अंश वाष्प अवस्था में, बी का मोल अंश वाष्प अवस्था में। नहीं
तो डाल्टन ने जो फॉर्मूला दिया उसमें सब फॉर्मूला में हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो मीनिंग हम लोग समझ लिए नहीं? अब थोड़ा और समझते हैं। देखो तो हम लोगों के पास देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि मान लो तुम्हारे पास एक बर्तन दिया हुआ है, ठीक है। इस बर्तन में तुम्हारे पास ए है और बी है, ठीक है। यहां पर ए जो है ये भी आपका द्रव्य है और बी क्या है? द्रव्य है। नहीं, ए का मात्रा मान लो तुम कि 10 मोल है और बी का मात्रा जो है तुम मान लो कि 5 मोल है, ठीक है, विलियन में, ठीक है। अब ये किस अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में है। तो द्रव्य अवस्था में अब तुम निकालते हो सबसे पहले एक्स ए। तो देखो इस एक्स पर हम डैश नहीं लगाए हैं, तो जब एक्स पर डैश नहीं लगाए हैं तो इसको बोलते हैं विलियन में ए का मोल अंश, इसको बोलते हैं विलियन में ए का मोल अंश। तो वो आप निकालोगे तो ए का मोल कितना है? 10 और बट्टा में 10 और 5 15, काटेंगे इसको 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 2/3 यानी कि लगभग 0.66 दिक्कत है। सेम अगर हम यहां पर एक्स बी का मान निकालें तो एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा? एक्स बी का वैल्यू हम लोग को आएगा 5/15, काट सकते हैं लगभग 0.33 के आसपास में आएगा। तो एक्स ए का और एक्स बी का वैल्यू निकल गया। तो ये था, इसको हम लोग लिखें तो ये हम लोग का था विलियन में ए का मोल अंश, और ये था विलियन में बी का मोल अंश। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने पर इसका वेपर बनेगा। चलो अब ये ए कितना मोल है? 10 मोल। 10 मोल में से कुछ इसका वेपर बन गया, नहीं तो आफ्टर हीटिंग हम लिखना चाहते हैं। चलो भाई, नहीं, आफ्टर हीटिंग। अब इसको अगर हम हीट सप्लाई किए तो देखो तो इसी बर्तन में अब ए जो था वो 10 मोल था, नहीं 10 मोल में से हम मान लिए कि 2 मोल जो है वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो अब यहां पर ए और बी है, नहीं इसमें से 2 मोल वेपर बन गया, 2 मोल ए यहां पर आ गया। अब ए कितना मोल बच गया? 8 मोल। चलो ये कितना मोल था पहले? 5 मोल था। तो हम मान लिए कि इसका भी 2 मोल वेपर में बदल गया, 2 मोल बी। तो ये कितना मोल बच गया? 3 मोल बच गया। बचा कि नहीं बचा? नहीं। तो ये जो नीचे हम लिखे हुए हैं 8 मोल और 3 मोल, ये विलियन में है, और ये जो हम लोग लिखे हुए हैं 2 मोल ए और 2 मोल बी, ये क्या है? वाष्प में। नहीं तो अगर हमसे कोई बोलता है कि वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स डैश ए के। किसके बराबर होगा? एक्स डैश से। देख रहे थे, अब इसमें डैश लग गया, तो जैसे ही डैश लगा देंगे तो इसका मतलब वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश। नहीं तो अगर वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश निकालना है तो देखो कि वाष्प अवस्था में ए का मोल कितना है? 2। तो यहां पर लिखेंगे 2 बट्टा मोल अंश का फॉर्मूला होता है अवयवी कण का मोल बट्टा विलियन का मोल। तो इसका अवयवी कण का मोल हो गया 2 मोल। इस वाष्प अवस्था में विलियन का मोल कितना है? 5 मोल। नहीं 2 और 2 सॉरी 4 मोल। तो यहाँ कितना रखेंगे? 4। काटेंगे कितना आएगा? 1/2 यानी कि 0 पॉइंट। बोलो दिक्कत है? नहीं तो ये निकला एक्स जैसे। सेम एज अगर हमको बी के लिए निकालना होता तो वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश, तो वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश का मतलब हुआ एक्स डैश बी, और एक्स डैश बी का मतलब हो गया फिर से 2/4
यानी बी का मोल बटा विलियन का मोल, नहीं तो 2/4, इसका वैल्यू भी 1/2 आया और वैल्यू कितना आ गया 0.5। यहां मोल नहीं लिखेंगे, मोलंस का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि आपको एक्स डैश ए का वैल्यू कितना आ गया 0.5 और एक्स डैश बी का वैल्यू भी कितना आ गया 0.5। तो ये समझ में आ रहा है। यानी कि अगर वाष्प अवस्था में कोई मोलंस निकालने के लिए कहता है, नहीं तो हमको देखना पड़ेगा कि वाष्प अवस्था में ए का मोल कितना है और वाष्प अवस्था में बी का मोल कितना है। वाष्प अवस्था में भी एक विलियन नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है, नहीं ए और बी का मिक्सचर का वाष्प का एक विलियन बन रहा है और नीचे आपको द्रव्य का विलियन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर सिंपली एक्स ए लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि विलियन में ए का मोल अंश, सिंपली एक्स बी लिखा रहे तो इसका मतलब विलियन में बी का मोल अंश, और अगर एक्स डैश ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, और अगर एक्स डैश बी लिखा हुआ है तो वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश। निकालना भारी है, बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। देखो तो यहां से तुम ध्यान दो तो हम लोगों का फॉर्मूला आया था डाल्टन के अनुसार, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी एस एक्स डैश ए, यही फॉर्मूला हमारे पास है। चलो मान लो ये हमारे पास बर्तन हो गया, इस बर्तन में तुम्हारे पास ए है और बी है, ए भी द्रव्य है और बी भी द्रव्य है। फिर से वही बात, इसको हीट सप्लाई किए, वेपर बना, किसका ए और बी का, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, स्केल पे प्रेशर लगा, स्केल उठ के ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 0 1 2 3। मान लो प्रेशर का वैल्यू कितना आ गया 3 atm, नहीं तो ये जो आया ये क्या है कुल दाब, ये टोटल प्रेशर है, कुल दाब का वैल्यू कितना आ गया 3 atm। अब इसी में से कुछ हिस्सा ए लगाया होगा और कुछ हिस्सा बी लगाया होगा। नहीं अब यहाँ पर वेपर बना, नहीं तो वेपर में यहाँ पर तुमको मान लो अभी जो हम लोग वैल्यू माने थे उसी को मान लेते हैं। नहीं यहाँ पर ए का कितना मोल माने थे, नहीं बचा कितना था, जो बचा था वो लिखना है, बचा कितना था इसका 8 मोल, इसका कितना बचा था 3 मोल, यही ना था, एक बार चेक कर लो 8 मोल और 3 मोल, ठीक है। अब चलो अब वेपर में ए का कितना मोल है 2 मोल ए और 2 मोल, यही ना पीछे एग्जांपल लिए थे कि वेपर में हम लोग का 2 मोल ए और 2 मोल बी बन गया, ठीक है। तो यहां से देखो तो तुम अभी एक्स डैश ए का मान निकाले थे, एक्स डैश ए का मान तुमको आया था 0.5 और एक्स डैश बी का भी मान निकाले थे, वो भी तुमको आया था 0.5। अब तुमको निकालना है कि पी ए यानी कि इस 3 एटीएम में से कितना हिस्सा ए लगाया और कितना हिस्सा बी लगाया। नहीं तो सिंपल है, पी ए बराबर कुल दाब कितना है 3 गुना में कितना एक्स डैश ए का वैल्यू कितना 0.5 तो मल्टीप्लाई करके 1.5। नहीं तो पीबी का वैल्यू अपने आप आ गया कितना 1.5 ही आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर 3 है और 3 में से ए का हिस्सा 1.5 आया तो बी का हिस्सा कितना आएगा 1.5। नहीं तो फिर से आप करोगे तो यहाँ पर पी एस का वैल्यू 3 रखोगे और उसका वैल्यू 0.5 तो वैल्यू क्या आएगा 1.5। अब चूंकि इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जो था वो क्या था सेम था 0.5, इसलिए दोनों के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब का मान भी क्या आ गया सेम आ गया। अगर वही ए का वैल्यू कम होता बी का वैल्यू ज्यादा होता, नहीं तो बी के आंशिक वाष्प दाब का मान ज्यादा आता, ए के आंशिक वाष्प दाब का मान कम आता। नहीं तो वो इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं पीएस का वैल्यू कुल दाब का वैल्यू तो फिक्स है, कुल दाब का वैल्यू क्या है 3 फिक्स है, चेंज क्या कर सकता है मोल अंश का वैल्यू, कितना वाष्प बन रहा है वो चेंज कर सकता है। हो सकता है कि ए का वाष्प कम बने बी का वाष्प ज्यादा बने, तो उसके आधार पर आंशिक वाष्प दाब का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। नहीं संख्या बदलेगी तो धक्का लगाने का क्षमता भी बदलेगा। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से डाल्टन्स लॉ हम लोग समझ सकते हैं कि डाल्टन्स साहब ने बताया और राउल्ट साहब ने बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर से समझते हैं।
राउल्ट साहब का जो फॉर्मूला था, नहीं, वो सेम है, और डाल्टन्स का फॉर्मूला भी सेम है, कोई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? डाल्टन साहब ने विलियन में ए और बी का जो मोलंस होता है उसके आधार पर आंशिक वाष्प का फॉर्मूला दिया। सॉरी, राउल्ट साहब ने, तो हम राउल्ट से ना बोल रहे हैं। सुनिए ठीक से, कान पर्दा ठीक से खोलिए आप लोग, हम राउल्ट बोल रहे हैं। राउल्ट साहब ने हम लोग को बताया कि विलियन में ए और बी का जो मोलंस है उसके आधार पर, राउल्ट बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है, सुनते नहीं है लोग। राउल्ट ने हम लोग को बताया कि विलियन में जो ए और बी का मोल अंश है उसके आधार पर हम आंशिक वाष्प कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और डाल्टन साहब ने हम लोग को बताया कि वाष्प अवस्था में जो ए और बी का मोल अंश होता है, वाष्प अवस्था में जो ए और बी का मोल अंश होता है उसके आधार पर हम आंशिक वाष्प कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यही हम लोग को बताया गया था। चलो, अब उसके आधार पर अगर देखा जाए, यहां आ जाओ, नहीं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट के अनुसार अगर देखो तो तुम फॉर्मूला पढ़ लिया आंशिक वाष्प का, पी ए बराबर P0A एक्स से एंड पीबी बराबर P0B एक्स बी, यही ना पढ़े? अच्छा चलो, देखो तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार देखिए तो हम लोग पीए का फॉर्मूला पढ़ लिए, पीए बराबर पीएस एक्स डैश ए एंड पीबी बराबर एक्स डैश बी। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं, अब आंशिक वाष्प का मान आप इससे निकालो या आंशिक वाष्प का मान इससे निकालो, ये भी पीए का ही फॉर्मूला है और ये भी पीए का ही फॉर्मूला है, याद है ना? नहीं, तो दोनों जब पीए का ही फॉर्मूला है तो क्या हम इसको और इसको बराबर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ध्यान रखना है। यानी कंबाइनिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग? कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, कंबाइनिंग किसको किसको? राउल्ट एंड डाल्टन। नहीं, तो हम लोग यहां से लिख सकते थे क्या, P0A बराबर PS एंड P0B बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी होगी, तो इसका यूज करके भी हम लोग का न्यूमेरिकल बनता है। बोलो, दिक्कत है? कर सकते हैं? नहीं, तो यहां से हम लोग देखा जाए अगर, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग का जो न्यूमेरिकल दिया गया था उस न्यूमेरिकल को हम लोग को देखना है, तो न्यूमेरिकल देख सकते हैं हम लोग। तो मेरा पेन ड्राइव लाइए, तो दोबारा मोबाइल खोल के देखना पड़ेगा। वहां पे जो ड्रॉवर होगा ना, ड्रॉवर जहां बैठते हैं वहीं पे पेन ड्राइव रखा हुआ होगा, उसमें क्वेश्चन होगा लिखा हुआ। या क्वेश्चन आप लोग के पास है ना कॉपी में? कॉपी में क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग? नहीं लिखे हैं, आप लोग महान हैं। लिखे हैं? दीजिए, इसको लगाएं कि रहने दें? लगा दीजिए, बहुत गधा है, कुछ को नहीं किया होगा। चल देखा जाए, चलो तो इसको सेव करके पहले एग्जिस्ट कर जाए।
चलिए ध्यान दिया जाए, ये न्यूमेरिकल हम लोग को दिया गया था नहीं, तो जो हम लोग पढ़े उस पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है निश्चित ताप पर, ध्यान से सुनिए इसको, निश्चित ताप पर मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल के विलयन का वाष्प दाब एक समीकरण के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, हम लोगों का एक विलयन है, किसका किसका, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, एक विलयन है। ठीक है, उस विलयन का, तो मिथाइल अल्कोहल ये भी द्रव्य है, इथाइल अल्कोहल ये भी द्रव्य है, नहीं दोनों को मिलाया गया। चलो यहाँ पे चलो फिगर बना के समझाते हैं आपको। देखो तो यहां पर हम एक बर्तन ले लिए, सॉरी देखा जाए, यहां पर हम लोग एक बर्तन ले लिए। ठीक है, इसी बर्तन में आपका मिथाइल अल्कोहल है, ये हो गया, और एक कौन है, इथाइल अल्कोहल, नहीं दोनों अल्कोहल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये भी द्रव्य है, और जो इथाइल अल्कोहल ये भी क्या है, तो ये द्रव्य और द्रव्य का विलयन है। नहीं, अब इस विलयन को क्या किया गया, गर्म किया गया, तो गर्म करने पर इसका ही वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। आज जो वेपर बनेगा वो ए और बी दोनों का वेपर बनेगा, किसका बनेगा, ए और बी दोनों का, नहीं यानी मिथाइल अल्कोहल का भी बनेगा और इथाइल अल्कोहल का भी बनेगा। नहीं, तो दोनों के वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा। ठीक है, अब वो जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके प्रेशर का एक समीकरण दे दिया यहां पर, इसके प्रेशर का यहां एक समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दिया हुआ है, पीएस बराबर, हम उसी को यहां लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएस बराबर, इसके सॉल्यूशन का वाष्प दाब का फॉर्मूला दिया हुआ है, पीएस बराबर 254 माइनस 119 एक्स, यही लिखा हुआ है। और यहाँ जो x है तो x के लिखा हुआ है, जहां x इथाइल अल्कोहल का मोल अंश शुद्ध अवस्था में, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज्ञात करें, इतना में दिक्कत है। चलो तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो, तो हम लोग अपने से यहाँ बनाना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा अगर दोनों द्रव्य है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, तो कुल दाब का मतलब सॉल्यूशन का दाब बराबर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ एम का मतलब है मिथाइल, आई का मतलब है इथाइल, दिक्कत है। चलो यानी कि प्रेशर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं P0M XM प्लस, इसको लिख सकते हैं P0E XE। बोल लेता है में दिक्कत है, रखेंगे जैसे ए और बी था वैसे लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। अच्छा पीएस बराबर हम इसको लिख दिए P0M, अच्छा XM जो है इसको 1 माइनस XC लिख सकते हैं क्या, इतना में दिक्कत है, लिखते हैं ना भाई, ये आपको पता होगा, विलायक का मोल अंश प्लस विलय का मोल अंश बराबर 1, नहीं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मोल अंश जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं तो हम लिख दिए XM को 1 माइनस XC, कहे कि XM हमको निकालना है, तो यहाँ से XM बराबर क्या होगा 1 माइनस XC, उसी को हम पुट कर दिए, प्लस ये जैसा है वैसा उतार दिए P0E XE कर सकते हैं। चलो अब यहां से देखो तो PS बराबर चलो भाई इसको गुना करते हैं, P0M को 1 से गुना करेंगे तो P0M आएगा, चलो माइनस P0M और गुना XC आएगा, क्या आ गया P0M XE प्लस P0E XC को उतार दिए, यहां पर देख लो P0E XE को उतार दिए, इतना में दिक्कत। चलो अब यहां से देखो PS बराबर P0M को ऐसे ही रहने दिए माइनस, यहां से XC को कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बच जाएगा माइनस P0E, और यहां पर क्या आएगा, ये ब्रैकेट में आ गया तो प्लस क्या होगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा फिर प्लस, समझ में आता है ना। चलिए अब यहां से ये जो समीकरण आया, इस समीकरण को हम करें समीकरण नंबर 2। ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में समीकरण का क्वेश्चन दिया रहे, क्योंकि आगे भी चल के ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जब हम लोग
रासायनिक बल गतिकी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आज क्वेश्चन का वीडियो डाला गया है। नहीं तो उसमें आप देखिएगा तो इस तरह का समीकरण बहुत सारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी समीकरण क्वेश्चन में दे दे, नहीं तो आप क्या कीजिए कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक समीकरण अपने से बनाइए जो आप फॉर्मूला जानते हैं। नहीं तो हम क्या किए, हम फॉर्मूला जानते हैं, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को ऐसे लिख लिख के हम यहाँ तक आ सकते हैं। नहीं अब देखिए कि ये समीकरण और ये समीकरण मैच कर रहा है, पीएस पीएस बराबर बराबर 254 P0M। अच्छा P0M का मान निकल गया 254। नहीं हमें आप लिखेंगे कंपेयर कंपेयर 1 और 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नहीं तो चलो 254 के जगह पर यहां क्या है, तो मान निकल गया, P0M का मान कितना आ गया 254। पहला क्वेश्चन बन गया। मिथाइल अल्कोहल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निकालना था, बन गया। चलिए अब देखिए यहां माइनस, यहां भी माइनस है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है 119 x, और x क्या है इथाइल अल्कोहल का मोल अंश, और यहां भी x क्या है इथाइल अल्कोहल का मोल अंश। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहां लिखिए 119 x, इस x को XE लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। चलो बराबर, अब इसको उतारो P0M माइनस P0E XE होगा। चलो XC से XC काट सकते हैं। चलो 119 बराबर P0M का मान निकाल चुके हो 254 माइनस P0E। अब यहां से P0E का मान निकालेंगे तो इधर भेजेंगे तो 254 माइनस 119 बराबर कितना आएगा 135। तो 135 लिख दो, बन गया क्वेश्चन। परेशानी है क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया? कुछ करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में समीकरण दिया रहे तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला से इससे मिलता जुलता एक समीकरण आप बना दीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपका सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में भी है, इक्वेशन दे देगा और कहेगा बनाने के लिए, बोलिए एक्स जो है वो इथाइल अल्कोहल का मोल अंश है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बना सकते हैं हम लोग। वैसे भी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा यानी मिथाइल अल्कोहल जो होगा वो P0M के बराबर हो जाएगा। नहीं आप इक्वेशन रख के वैसे बना के देखिए, वैसे बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही सेम ही आना चाहिए आंसर है। कहाँ पर एक्स के जगह पर 0 ऐसे अपने मन से कैसे रख सकते हैं? तो इसका वैल्यू 1 कर सकते हैं, इसका वैल्यू 1 कर सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल का आप वैल्यू 0 मान लीजिए, नहीं तो उस केस में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 मान के बना लीजिए तो बन जाएगा, बनेगा, इसमें दिक्कत। चलिए एक ये क्वेश्चन दिया गया था, नहीं ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इसमें 20% W/W, 20% W/W। एक जलीय विलयन में एक द्रव्य विलय का आणविक भार 140 ग्राम पर मोल है तथा इस विलयन का वाष्प दाब 160 mm है। यदि जल का वाष्प दाब 150 mm है, नहीं तो उस द्रव्य विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करें। ध्यान रखना है। नहीं तो पहले हमारा काम था कि इसमें चेक करें कि एक जलीय विलयन है यानी विलायक जल है, नहीं एक जलीय विलयन में एक द्रव्य यानी कि जल में ही द्रव्य डाला गया, यानी कि ये भी कौन सा है द्रव्य, द्रव्य का विलयन है, कि जल भी द्रव्य होता है और जल में बोला जा रहा है कि एक द्रव्य डाला गया, नहीं तो ये भी क्या है द्रव्य, द्रव्य का विलयन। ये बड़ा जरूरी है पहचानना, क्योंकि अब आगे चल के हम लोग को आने वाला है द्रव्य ठोस का विलयन। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो वहां पर ठोस कहाँ पढ़ लिए लोग, वो तो खाली विलयता पढ़े, अभी न्यूमेरिकल्स पे कहाँ बना है, वाष्प दाब का फॉर्मूला उसके अलग से पढ़ेंगे। बस में आ रहा है।
तो ये हम लोग का जलीय विलयन में एक द्रव्य विलय का आणविक भार दिया हुआ है। चलो हम लोग जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो तो क्या दिया हुआ है, इस विलयन, ध्यान से पढ़ो, इस विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस का मान दिया है ना, विलयन का वाष्प दाब कितना है 160 mm लिख दिए। यदि जल का वाष्प दाब यानी कि P0W, W का मतलब वाटर, नहीं वाटर का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 150 mm रख दिए। चलो उस द्रव्य विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करें। नहीं, अब क्वेश्चन थोड़ा समझ लो। देखो यहां पर ये एक विलयन बनाया गया है जिसमें आपको जल है, आप प्लस एक द्रव्य है जो कि विलय का काम कर रहा है, और ये जो जल है वो कैसे काम कर रहा है विलायक का। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जल में एक द्रव्य मिलाया गया, कौन सा द्रव्य मिलाया गया नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि जल में एक द्रव्य मिला दिया गया। ठीक है, तो जल भी द्रवी होता है और ये विलय जो है वो भी किस अवस्था में है, द्रव्य है। ठीक है, चलो, और इसके लिए हम लोग का जल और द्रव्य को मिलाकर जो विलयन बना, उस विलयन के लिए पीएस का मान दे दिया। पीएस का मान कितना दे दिया 160 mm, नहीं, और P0W यानी कि शुद्ध जल का वाष्प दाब P0W का मान दे दिया, वो कितना दे दिया 150 mm। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नहीं, अगर विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी द्रव्य हो तो ऐसे विलयन के वाष्प दाब का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं, हम लोग को पढ़ाया गया है। PS बराबर हम लोग क्या लिखते, P0W XW प्लस P0L, आप प्लस, सॉरी X प्लस लिख रहे हैं, XL, ये L क्या है लिक्विड, नहीं कोई द्रव्य, और W मतलब वाटर, यही ना होगा। नहीं, इसी बात को हम ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें, टोटल प्रेशर जो होगा वो PW और प्लस PL के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि वाटर का आंशिक वाष्प दाब और इस लिक्विड का आंशिक वाष्प दाब दोनों को जोड़ के हम लोग को आएगा। और PW को हम लिख देते हैं P0W XW और PL को लिख सकते हैं P0L और XL, लिख सकते हैं, नहीं। चलो अब इसमें हम लोग को वैल्यू क्या जी का दिया वो देख लो। PS का वैल्यू पता है 160, चलो P0W का वैल्यू 150 पता है, रख दिए। XW का वैल्यू नहीं पता है, प्लस P0L का वैल्यू नहीं पता है, XL का वैल्यू नहीं पता है, यही नहीं पता है, नहीं। तो अब देखते हैं कि अच्छा मोल फ्रैक्शन कैसे भी निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको हिंट दे दिया है 20% W/W, नहीं, तो अब इसको हम लोग पढ़ते, देखो ध्यान से, 20% W/W, तो 20% W/W का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है। अब ध्यान दो, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय है, 20% W/W को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां से विलयन का भार कितना आ गया 100 ग्राम, विलय का भार कितना आ गया 20 ग्राम। तो यहां से हम लोग चाहें तो विलायक का भार निकाल सकते हैं। विलायक का भार निकालेंगे तो 100 - 20, 80 ग्राम हमको विलायक का भार निकल गया। अब जब विलायक हमको निकल गया, हमको निकालना क्या है मोल अंश, नहीं, हमको मोल अंश निकालना है, नहीं, तो या तो वाटर का मोल अंश निकाल दो या लिक्विड का, किसी एक का निकाल दो, नहीं, तो मान लो वाटर का ही निकालते हम लोग या लिक्विड का ही निकाल लो XL, नहीं, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है W1/M1 बटा है कि नहीं फॉर्मूला। अब W1 का मतलब हुआ इस लिक्विड का दिया हुआ भार, तो इस लिक्विड का दिया हुआ भार कितना है 20 बटा M1 का मतलब कि इस लिक्विड का अनुभार, तो अनुभार क्वेश्चन में दिया हुआ है, आणविक भार कितना 140, तो M1 का मान कितना रखें बटा, फिर आ गया W1 बटा, फिर आ गया W1 20 बटा प्लस W2 का मतलब विलायक का भार 80 बटा M2 का मतलब विलायक का अनुभार, तो विलायक कौन है जल, तो 18 होगा, इसमें दिक्कत है
नहीं, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके क्या हम एक्सेल का मान नहीं लेते? तो कुछ लोग निकाले होंगे ना, 0.03। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आया 0.03, एक्सेल का वैल्यू निकल गया। अब जब एक्सेल का वैल्यू निकल गया तो एक्स डब्ल्यू का मान नहीं निकलेगा क्या? 1 माइनस 0.03। तो 1 में से घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और 9 यहां पर 9 आ जाएगा, 0.97 ये आ जाएगा, आएगा। तो हम लोग को एक्सेल का मान निकल गया, एक्स डब्ल्यू का मान निकल गया। तो इस वैल्यू को उठा के अब यहाँ एक्स डब्ल्यू का जो मान आया 0.9 उसको यहाँ रख दीजिए, एक्सेल का जो वैल्यू आया 0.03 उसको यहाँ रख दीजिए। सबको सॉल्व कीजिएगा तो क्या P0L का मान निकल जाएगा? यहाँ पर 160 बराबर 150 गुना एक्स डब्ल्यू का मान 0.9 प्लस P0L और एक्सेल का मान 0.03। तो सबका वैल्यू पता है, खाली इसी का ना वैल्यू नहीं पता है। नहीं तो सॉल्व करके क्या P0L का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो यही तो निकालना था, शुद्ध अवस्था में द्रव्य का वाष्प दाब ज्ञात करें। परेशानी है? निकल जाएगा। किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। दिक्कत है? कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ है फॉर्मूला पे बैठाना है और उसी के हिसाब से बस आगे बढ़ते जाना है, ध्यान रखना है, तो आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बोलिए क्या हो गया? अच्छा टाइम हो गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये रह गया आपका, 2 ही क्वेश्चन रह गया ना, एक ये रह गया। तो इन दोनों को आप लोग बना के लाएंगे? नहीं, जो फंसेगा उसको ही हम सिर्फ बताएंगे, अब दोनों को नहीं बताएंगे, ठीक है? तो इन दोनों को आप लोग बना के लाएंगे।